parts of communication are one sender. So it is sender, one sender. Second, one message, and one recipient जिसको मैसेज मिलता है. तो क्या हुआ, क्या क्या चीज है, एक सेंडर हुआ, दूसरा एक सेंडर, मैसेज और एक रेसिपिएंट. तो सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है और उसको कौन रिसीव करता है, रेसिपिएंट रिसीव करता है. तो ये क्या मिलता है, दिस इंक्लूड्स. और मैसेज क्या हो सकता है, मैसेज हमारे इमोशंस हो सकते हैं, कल्चरल सिचुएशंस हो सकते हैं, और यह मीडियम टू यूज कम्युनिकेट, और इवन अवर लोकेशन, कुछ भी हो सकता है, वैसे हम कुछ भी दे सकते हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर. किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन होता है, हर व्यक्ति के बीच में होता है. लेकिन अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, एक छात्र दूसरे छात्र से, टीचर एक टीचर दूसरे टीचर से, या टीचर पेरेंट्स से. तो इस तरह का कम्युनिकेशन एजुकेशन में होता है. तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, संचार क्या है, इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का शेयर हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच. एक टीचर होता है, पूरे क्लास को इंफॉर्मेशन मतलब शेयर करता है, वो जो पढ़ाता है. इट इज द गिविंग एंड रिसीविंग. एक एंड पर क्या हुआ, गिवर जो दे रहा है, दूसरे एंड पर होता है रिसीविंग, और बीच में क्या होता है, मैसेज. सो गिविंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, एंड फाइनली द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू मोर, और वन टू, एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच, या एक ज्यादा से एक व्यक्ति के बीच, या ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के बीच. इसी तरह की सूचना जा सकती है. तो या तो व्यक्ति टू व्यक्ति हुआ, या तो एक व्यक्ति पूरे क्लास को बोल रहे जैसे टीचर, या फिर बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं. तो कम्युनिकेशन को, फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस, सेंडर. सेंडर को क्या कहते हैं, सेंडर इज आल्सो नोन एज एंकर. जो मैसेज भेजता है उसे सेंडर या एंकर कहा जाता है. सेंडर और एंकर सेम, ये क्या कहते हैं, ये मैसेज भेजते हैं. ठीक है. तो comes up with the message. सेंडर क्या है, एक मीडियम या चैनल, किसी भी मीडियम से वो मैसेज को भेजते हैं. किसको भेजते हैं, तो रिसीवर को. रिसीवर क्या है, रिसीवर भी डिकोडर होता है. जो मैसेज आया और रिसीव किया, तो मैसेज को करता है डिकोड करता है रिसीवर या एनकोडर. एक ही व्यक्ति हुआ. और एनकोडर और सेंडर एक हुआ. सेंडर हो या एनकोडर हो, और जो जिसको मैसेज किया, जैसे टीचर ने आपको कुछ कहा, आपने सुन लिया, तो मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ, मैं एनकोडर हूँ यहाँ पर, और आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, तो यू आर रिसीवर और डिकोडर. व्हाट आई एम टेलिंग यू थ्रू medium or channel, here my channel is laptop, and I am sending you the message regarding communication, and you are listening and decoding. Decoding means understanding. So you decode and process the information before giving, and when you give the information, then you can give feedback whether it is good or not, what improvement is required. So it is called sending or encoding message, decoding the message, and because when I as the encoder send you message, you as decoder receive the message, and when you read the message or understand the message, then you will give feedback. Okay, so next ये बोला ना कि एनकोडर करना है, डिकोडर करना है, मैसेज किस तरह से रिसीव होता है. इन बेसिक टर्म्स में थ्रू अ प्रोसेस इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब एक सेंडर हुआ, तो इनकोड के जनरेटर में इनकोड में आप इसको डिकोड सुन के पढ़ के, तो एनकोडर इज द पर्सन डेवलप्स एंड सेंड्स मैसेज. So I am the encoder here. Just for example, you can understand it. I am here encoder. The encoder must determine how the message will be received by the audience. So I have to decide या determine कि कैसे हम मैं जो मैसेज भेज रही हूँ आप तक पहुँचे, वो आप उसे रिसीव कर सके, and make adjustments so the message is received by the way they want it to be received. So I want that you will get clear message what I am saying. Sometimes my laptop disturbs, its audio is disturbed and my sound echoes, then there will be problem in decoding my message. Okay,
So I try my best so that the recording will be fine. If it is problematic, then I leave it and I record it directly on the board. So today I don't know whether it is decoded by you easily or not. So after recording I can check it. So encoding is the process of turning thoughts into communication. So whatever my thought is, I encode them through communication. The encoder uses medium. So here my medium is laptop to send the message, a phone call, email, text message, फेस टू फेस और अदर कम्युनिकेशन टूल. मैं मैसेज कैसे भी भेज सकती हूँ, फोन से भी आपको मैसेज भेज सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ, एसएमएस कर सकती हूँ, टेक्स्ट कर सकती हूँ मैसेज, और फेस टू फेस मिलकर भी मैं अपनी बात आप तक कह सकती हूँ, या फिर जैसे अभी लैपटॉप का यूज कर रही हूँ तो अदर कम्युनिकेशन टूल का भी प्रयोग करती हूँ आप तक अपनी मैसेज या मैंने जो भी आपके लिए पढ़ाने का मटेरियल तैयार किया है वो आप तक पहुंचाने के लिए. The level of conscious thought that goes into encoding message may vary. The encoder should also take into account any noise that might. अब जैसे मैं भेज रही हूँ उसी समय कभी गाड़ी की आवाज आ जाती है, कभी बाहर से कोई डोरबेल बज जाता है, तो ये सारे चीज को मुझे ध्यान रखना होता है और कि कोई भी इंटरफेरेंस बाहर से ना हो ताकि मेरा मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंचा. सपोज कि वहाँ नॉइज हो गया, मैं मैसेज भेज रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, and there is noise, then my message will not clearly reach to you. So such as other, so it is distractions or influences. So audience जो है आप हैं, तो audience then decodes. मैंने भेजा, आप इसको डिकोड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपने लिए. आप इसको सुनकर पढ़कर समझना चाहते हैं. Decoding is the process of turning communication into thoughts. अब जो भी आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं, इसको थॉट में आप चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मे रियलाइज यू आर हंग्री. ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको बताया है कि आपको लग रहा है कि आपको भूख लगी है एंड एनकोड द फॉलोइंग मैसेज टू योर रूममेट. आप अपने रूममेट को ये मैसेज भेजते हैं, आई एम हंग्री, डू यू वांट टू गेट पिज्जा टुनाइट. आपने मैसेज भेजा कि मैं भूखा हूँ और क्या तुम पिज्जा आज लेना चाहते हो. As your roommate receives the message, उसको ये मैसेज मिल गया तो वो डिकोड किया आपके कम्युनिकेशन को, और क्या क्या डिकोड करके उसने तो डिकोड करके वो आपको फिर टर्न इट बैक टू मेक मीनिंग. तब वो उसको देखा, पढ़ा और समझा कि वो पिज्जा ऑर्डर करना की बात हो रही है तो करना चाहिए कि नहीं, वो फिर आपको बताएगा. तो ये हुआ आपका मैसेज भेजना और उसका. तो ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है जिससे हम अपने मैसेज को भेज रहे हैं, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन, जो हमारे संवाद को किस तरह का बता रहा है. लीनियर. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. ऐसे यहाँ मैं बोल रही हूँ, बीच में मैसेज है जो कि उसको वो डिकोड कर रहा है. तो ये हो गया एनकोडर, ये हो गया डिकोडर. तो क्या है, वन वे प्रोसेस है. मैंने कहा, उसने सुना. इन विच सेंडर इंटेंशनली ट्रांसमिट्स ए मैसेज टू ए रिसीवर. उसने जैसे आपने मैसेज किया अपने दोस्त को कि मैं भूखा हूँ, क्या तुम पिज्जा लेना चाहते हो. दिस मॉडल फोकसेस ऑन द सेंडर एंड मैसेज विद इन ए कम्युनिकेशन एनकाउंटर. इसमें क्या है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो द रिसीवर इज इंक्लूडेड इन द मॉडल. इसमें रिसीवर भी है, एनकोडर भी है, डिकोडर भी है ना. ये एनकोडर, इस साइड में एनकोडर है और इस साइड में डिकोडर है. ठीक है, तो दोनों, although the receiver is included, receiver is decoded in the model and the role is viewed as more of a target or end point. It is the end point. यहाँ जाकर मैसेज खत्म हो जाता है, पार्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस. यहाँ से फिर आगे ये नहीं जा रहा है. एनकोडर ने देखा, डिकोडर ने डिकोड किया, बात वही खत्म. उसके बाद उसको आगे नहीं भेजा है. थिंक ऑफ, तो वी आर लेफ्ट टू प्रेज्यूम. अभी क्या है कि यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है तो हम सोचने के लिए छोड़ दिए गए हैं कि रिसीवर या तो इसको रिसीव कर रहा है सक्सेसफुली और समझ रहे हैं मैसेज को या नहीं.
अब हमको समझना है कि हमने उसको कहा कि पिज्जा खाना चाहते हो, अब वो क्या समझा, नहीं खाना चाहता या पिज्जा की बात, मतलब वो क्या समझ रहा है वो हमें पता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? Think of how a radio message is sent from a person in a radio studio to you listening into your car. जैसे कि रेडियो में कोई मैसेज भेजा गया और वो आपको आपके कार में सुनाई पड़ रहा है, तो सेंडर इज द रेडियो अनाउंसर, वो वहां बैठा हुआ है, वो वहां से भेज रहा है, वो एंकर से गलत मैसेज वहां से वो बोला, और वो आपके रेडियो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपकी गाड़ी में आपको सुनाई पड़ रहा है, रीचेस टू द रिसीवर्स कार वाया एंटीना और स्पीकर इन ऑर्डर टू बी डिकोडेड। तो यहाँ पर डिकोडिंग के लिए मशीन्स का यूज किया गया है कि रेडियो स्टेशन से अनाउंसर ने बोला और वो आपकी कार में सुनाई पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज लगा, एंटीना और स्पीकर्स की मदद से। तो रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, चैनल के जरिए, तो रेडियो अनाउंसर को पता नहीं है कि आपने ये मैसेज को रिसीव किया या नहीं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं भेजा था। बट इफ इक्विपमेंट इज वर्किंग एंड चैनल इज फ्री ऑफ स्टैटिक, देन देयर इज गुड चांस दैट मैसेज वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं भेजा है, लेकिन सब अगर फंक्शन अच्छा से कर रहा है, सारा इक्विपमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली, देन ये माना जाता है कि मैसेज पहुंच गया। ठीक है, अब सरकार की बहुत सारी स्कीम्स का मैसेज भेजा जाता है ऑन मीडिया से, तो ये सपोर्ट किया जाता है कि तब तक मैसेज पहुंच गया होगा। तो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस in which participants alternate positions as sender and receiver and generate meaning by sending messages and receiving feedback in physical and mental context. Suppose क्या हुआ कि आपने एक मैसेज भेजा, क्या तुम घूमने चलोगे? तो आप एनकोडर हैं, आपने मैसेज भेजा, क्या तुम घूमने चलोगे? ये मैसेज हुआ रमेश, तो रमेश को ये मैसेज मिला, तो रमेश रिसीवर है, उसने रिसीव किया। अब क्या करेगा कि वो मैसेज को समझा कि वो पूछा जा रहा है उससे कि घूमने चलोगे, तो वो क्या होगा कि वो फिर फीडबैक देगा कि हाँ मैं चलूंगा या मैं बिजी हूँ नहीं जाऊंगा। तो ये चीज जो हुआ ना, तो यहाँ पर सेंडर क्या हो गया, पहले मैं सेंडर थी, आप सेंडर थे, आपने भेजा कि घूमने चलोगे, तो आप यहाँ एनकोडर थे, वहाँ रमेश डिकोडर था। अब रमेश आपको जवाब देता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां पर रमेश सेंडर हो गया और आप क्या हो गया, डिकोडर। तो एनकोडर कौन हो गया, रमेश। तो क्या होता है कि कभी कभी अल्टरनेटिव पोजीशंस में कभी सेंडर रिसीवर बनता है, रिसीवर सेंडर बनता है। तो rather than just taking communication as linear, यहाँ पर तो linear नहीं हुआ, एक लाइन में नहीं किया, क्योंकि वन वे प्रोसेस ना होकर यहाँ पर क्या हो गया कि एनकोडर ने मैसेज दिया, ठीक है, ये मैसेज पहुंचा डिकोडर तक, ब्रेक नहीं हुआ बीच में, ये ऐसे ये मैसेज है। अब ये इस साइड गया एनकोडर से, अब क्या हुआ कि डिकोडर उसको समझ के फिर वापस रिप्लाई किया, तो ये हो गया टू वे प्रोसेस, एक बार इधर से गया, एक बार इधर से आया, सो इट इज टू वे प्रोसेस। और उसमें क्या था कि केवल मैसेज रिसीव करता है, तब वो वन वे प्रोसेस था, जिसमें कि केवल एनकोडर ने भेजा और डिकोडर ने रिसीव किया, ठीक है, और ये मैसेज, ठीक है। तो ये वन वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस। और एक वे प्रोसेस है जिसमें कि डिकोड करके फिर वो रिप्लाई देता है या देता है, तो यहाँ पर ये एनकोडर हो जाता है और ये डिकोडर हो जाता है, क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स, ये था वन वे और इंटरेक्शन मॉडल था ये, ठीक है। पहला था लीनियर, ये इंटरेक्शन में टू वे हो गया। अब ट्रांजैक्शन मॉडल, तीसरा मॉडल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स जनरेट सोशल रियलिटी विदिन सोशल रिलेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, social, relational and cultural contexts. In this model we don't just communicate to exchange messages. यहाँ पर केवल मैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है जब ट्रांजैक्शन मॉडल होता है। यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन जो होता है वो किस चीज के होता है, क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, फॉर्म इंटर कल्चरल अलायंसेस, snap ourselves contact and engage with others in dialogue to create community. यहाँ पर बहुतों के साथ बात होती है, ट्रांजैक्शन होता है, अभी चारों का जब आदान प्रदान होता है
तब कुछ अलायंस बनाने के लिए, कुछ कम्युनिटी बनाने के लिए जब बात होती है तो उसे हम ट्रांजैक्शन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या है कि सोशल रियलिटी, समाज का, रिलेशन का, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब होता है तो वो ट्रांजैक्शनल होता है, क्योंकि वहां पर हम कुछ क्रिएट करने के लिए बहुतों की लाई जाती है, काम किया जाता है सबको। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार, कम्युनिकेशन इज कैरिंग आउट फॉर्मली, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, और शाब्दिक होता है और अशाब्दिक, नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार क्या होता है? डन इन ए प्रोफेशनल मैनर, इसमें बहुत फॉर्मल टॉक होता है, इसमें लूज टॉक्स नहीं होते हैं, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्टली यूज ऑफिस में, जो बातें होती है ऑफिस की सेटिंग में होती है, कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट होगा यहाँ, कॉर्पोरेट मीटिंग में होती है। तो वहां पर क्या होता है कि कॉर्पोरेट में और कॉन्फ्रेंस में होता है। तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ प्रॉपर टाइटल से लोगों को बात करना होता है। कम्युनिकेशन जब होता है तो मिस्टर भल्ला, मिस्टर चड्डा, इस तरह से करके बातें होती हैं। इसमें लूज किसी को आप नहीं बुला सकता है, तो रिस्पेक्ट देके बात करना होता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, जब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ऊपर अपने बॉस को कम्युनिकेशन या मैसेज भेजते हैं, तो सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो बॉस को भेजते हैं। तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये बहुत फॉर्मल होता है, इसमें बहुत अदब, बहुत रेस्पेक्ट और बहुत एहतियात से जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होता है? जब सुपीरियर्स होते हैं, जो सुपीरियर्स किसको देते हैं? सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर सबऑर्डिनेट को आता है। तो सुपीरियर जो होते हैं, बॉस जब होते हैं, बॉस जब सबऑर्डिनेट्स को देते हैं तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जब बराबरी में होता है कि जैसे अमन कलीग्स एंड कोवर्कर्स जब आपस में बातें करते हैं तो इसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करते हैं। आपस की बातें जब होती है, फ्री होकर लोग बात करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ? ये प्रोफेशनल मैनर में होता है, और इस टाइप के कम्युनिकेशन ऑफिस में होते हैं, जहां लोगों को उनके टाइटल के साथ मिस्टर या मिसेस या मिस कहकर बुलाया जाता है और उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाता है। ये 3 तरह का होता है। अपवर्ड होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जब सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, तो उसे जब मतलब सबऑर्डिनेट्स अपने बॉस को मैसेज भेजते हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है ये ऊपर से नीचे होता है, जब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को मैसेज देते हैं। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब कलीग्स आपस में बात करते हैं, कोवर्कर्स बात करते हैं, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ऑफिस के अंदर होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये फॉर्मल का विपरीत होता है। यहाँ पर लोग बहुत प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं करते, बहुत मिस्टर मिसेज या इस तरह का नहीं करते। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, उस तरह की बातें जो होती है उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कैजुअल मैनर में लोग बात करते हैं। ऑथोरिटी का कोई लाइन इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ ऑथोरिटी का कोई डर नहीं होता है। उसमें लोग स्लैंग लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं और लूज टॉक्स भी कर लेते हैं। तो इसमें जॉब टाइटल कोई मैटर नहीं करता है। तो ये कैजुअल तरीके का होता है। तो ये क्या है? रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा होता है। आपसी रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपसी इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, फ्री होने, आप एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो इसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, अनौपचारिक। फिर है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन अमंग 2 या मोर, 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, किसी भी संस्था का इम्पोर्टेंट है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है?
ये इंटरनल डायलॉग है जो कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के माइंड में चलने वाला जो डायलॉग है उसे हम इंट्रापर्सनल, जो उसके अंदर चलता है। इट मे बी क्लियर और कंफ्यूज। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्लियर भी हो सकता है और कंफ्यूज भी हो सकता है। क्लियर और कंफ्यूज। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्लियर भी हो सकता है और कंफ्यूज भी हो सकता है। आपके स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। अगर आप मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर हेल्दी है तो ये क्लियर होगा, अदरवाइज आप डिस्टर्ब है तो ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो तीसरा है वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को बोलकर पास करते हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। जब आप बोलकर या फिर ओके, सो इट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इट इज इन वर्बल कम्युनिकेशन का यह एक पार्ट है जिसमें कि आप बोलकर या लिखकर अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि इसको शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पर्सन जो बात कर रहा है या जो मैसेज भेज रहा है विथ यू इज यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं। जैसे आप इशारे से बता देते हो किसी को चुप रहने के लिए, कभी से हिलाकर, पोस्चर से आपके पता चलता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। बहुत सारी बातें आप अपने, जैसे बहुत से पेरेंट्स काम दिखा देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जेस्चर्स होता है। तो ये सारी चीजें जब आपके मैसेज को पहुंचा देती हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, तो इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टोन ऑफ वॉइस, आपका अचानक वॉइस का टोन आपका तेज हो जाए तो इसे उससे अगले को समझ में आ जाता है कि आप गुस्सा होकर बोल रहे हैं, मैसेज मिल जाता है कि आप इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसे नॉन वर्बल क्लू कहते हैं। वेदर इंडिविजुअल इज एंग्री और नॉट, ये पता चलता है आपके वॉइस के टोन से। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा क्या होता है कि जब आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं तो उसके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीजें होती है अशाब्दिक कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है? तो बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स जिसको बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है उससे पता चलता है कि आप बेचैन है कि नहीं। बहुत आप बेचैन रहेंगे तो कभी हाथ मलेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज से आपका पता चलेगा कि आप किसी चीज से परेशान है या आप हैप्पी नहीं है। फिर हैपेटिक्स, दैट इज टच लैंग्वेज। टच से भी पता चलता है कि आपका कोई मतलब हाथ पकड़ा या कोई आपको छुआ तो किसी का बहुत कंफर्टेबल टच होता है, किसी का बहुत हार्श टच होता है। तो इससे भी कम्युनिकेट कर देता है वो जो कहना है। अगर किसी को आपसे गुस्सा है तो वो आपको इस तरह से टच करेगा कि आपको या धक्का लगा देगा।
आपको पता चलेगा कि उसका कम्युनिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कि इज नॉट हैप्पी। तीसरा है प्रॉक्सिमिक्स स्पेस लैंग्वेज, मतलब कि कितना जगह छोड़ के आपसे चल रहा है, कोई आपसे हट के चल रहा है, या तो इससे भी मैसेज मिल जाता है, हमें नहीं चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है, बैठना चाह रहा है या हट के जा रहा है, या आर्टिफैक्ट्स। फिर एनवायरमेंटल क्रोनेमिक्स, ये टाइम लैंग्वेज है। टाइम लैंग्वेज क्या होता है इसको हम देखते हैं। और उसके बाद है साइलेंस साइन। साइलेंस साइन से भी आपको पता चलता है कि कोई चुप हो गया, अचानक चुप्पी साध लेना, ठीक है। तो चुप्पी साध लेने का मतलब होता है कि अब वो आपसे नाराज है। और क्रोनेमिक्स क्या है कि यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि वो टाइम को ज्यादा पावरफुल करेगा और कम्युनिकेशन को शॉर्ट कर देगा, तो आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये क्रोनोमिक्स से वो आपको जता देगा कि इज नॉट हैप्पी विथ यू, या अपना वो जो मैसेज देना है वो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपने टाइम पर उठ के चल देगा या फिर आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो ये हो गया। फिर ये क्या था, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स है ह्यूमन थॉट को बताता है। इसमें क्या है कि आर्ट या सेरेमनी जो भी होता है एक्सचेंज में, आर्ट या सेरेमनी जो भी होता है एक्सचेंज में, या नॉन वर्बल जो होते हैं, ये होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बहुत चीजें जो है आपको एडवर्टाइजमेंट से दिख जाती है, वहाँ पर बिना कहे बिना बोले बहुत चीज आप तक पहुंच जाता है। जो बनवाने वाला है या जो करने वाला है, बताने वाला है, उस वो बहुत चीज आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए बोल देता है खुद से बिना मुखर हुए, ठीक है। फिर है पैरा लैंग्वेज वोकली। इसमें क्या होता है कि ये मेटा कम्युनिकेशन करता है कि मीनिंग, इसमें क्या होता है कि आप इस टेक्निक को यूज करके अपने वॉइस का वॉल्यूम, टोन, पिच जो भी है ना, कि वॉइस को लाउड कर देंगे तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। कि आप मान लो बहुत बार हमने देखा है घरों में कि पेरेंट्स पूजा कर रहे होते, बच्चे कुछ जिद करते, रोना धोना करते, बदमाशी करते, तो उनके पूजा करने का जो मंत्र होता है ना, उसका स्पीड बढ़ जाता है, लाउड बोलते, बच्चा सहम जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज वोकली, ठीक है। फिर तो आप अपने वॉइस के पिच से मतलब अपना मैसेज दे देते हैं। तो ये है कि पिच ऑफ वॉइस जब आपका बढ़ जाता है, या फिर राइटिंग के द्वारा तो आप कम लिखते हैं, छोटा लिखकर किसी चीज को प्रेस करना है, आपको एक लाइन में कर दे, तो इससे जो आपका मैसेज जो है वो पहुंच जाता है अगले तक। फिर नॉन वर्बल में क्या क्या है, कैनेटिक हेड का, आई का जेस्चर्स, पर्सनल अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन हम बता देते हैं, फिर एक बार तुम पढ़ लेते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो कितना इंफॉर्मेशन आप कन्वे करते हैं एक स्माइल से और एक फ्राउन से। मतलब आप खुश होते हैं या आपका स्माइलिंग फेस होता है, तो क्लास में अगर आप टीचर बन के जाते हैं तो आप स्माइलिंग फेस से बच्चों को आप बहुत सूदिंग कर देते हैं, और आपका एक्सप्रेशन जो मैसेज जाता है वो अच्छा मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज आता है। और अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन फ्राउनिंग, क्रोध वाला, गुस्से से चिढ़ा हुआ होगा, तो क्या होगा कि बच्चों का हैप्पीनेस खत्म हो जाता है, वहां डर पैदा हो जाता है। तो आपका नॉन वर्बल जो फेस का एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ मैसेज चला जाता है। फिर हेड को आप नॉट करके, हिला डुला के, आप हाँ ना बोल के भी आप अपने मैसेज को और अपने पसंद और नापसंद को जाहिर कर सकते हो, इस तरह का मैसेज दे सकते हो। आई मूवमेंट से भी आप, अगर आई मूवमेंट से भी आप अपना एंगर, ग्रज ये सब दिखा सकते हो, या फिर आपके आई मूवमेंट में आप, कोई आपसे बात कर रहा है, आप उधर देख रहे हैं, तो आप ये दिखा सकते हो कि आप वो जो मैसेज देना चाह रहे हो वो आप लेना नहीं चाह रहे हो। सो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर ऑल्सो जेस्चर्स आपका जो है और आपका पोस्चर्स भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और आपका अपीयरेंस, और अपीयरेंस से आपका नेचर और टेस्ट पता चलता है, और आपके वैल्यूज भी पता चलते हैं। पैरा लैंग्वेज वोकलिस्ट
अभी मैंने बताया, जिसमें कि आपके वॉइस का टोन, पिच, इससे पता चलता है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को एक बार हम फिर से देखते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन दो या दो से ज्यादा लोग के बीच। इंटरपर्सनल में क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें कि आप कम्युनिकेट विथ देमसेल्फ, अपने खुद से बात करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग के बीच की बातचीत, मतलब कहते हैं प्लान चेक करते हैं और आप सोल को बुलाते हैं, तो ये नॉन ह्यूमन, या फिर आप एनिमल से बात करते हो तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। बहुत लोग की आवाज से जानवर की आवाज पहचान जाते हैं, बहुत लोग जानवरों की बोली को समझ जाते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा पर्सनल। ग्रुप कम्युनिकेशन क्लियरनेस के ग्रुप से आप बात करते हैं। और मास कम्युनिकेशन जो होता है, जो टीवी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मास मीडिया, फिर सोशल मीडिया, बुक्स, जर्नल्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया होता है उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जो एक साथ बहुत लोगों को अपने मैसेजेस को देते हैं, जो मैसेज को बहुत सारे लोग एक साथ डिकोड करते हैं। अब कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, तो ये बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स जो होते हैं, जो बाधक होते हैं, आपके संचार में बाधक होते हैं। तो ये बैरियर्स कहाँ होता है और कैसे होता है? तो पहला है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है कि अब आपको जो भेजा गया, तो सेंडर ने भेजा और वो सपोर्ट की श्रीलिपि में भेजा और वहां जाकर वो दूसरा लैंग्वेज चाइनीज देखने लगता है। बहुत बार हमारा होता है ना, मैसेज जब भेजते हैं तो हिंदी में खास करके होता है कि वो करप्ट हो जाता है स्क्रिप्ट, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। या तो चाइनीज में पढ़ता है या फिर ऐसी लैंग्वेज में आपने मैसेज भेजा कि जिसे रिसीवर ने समझा ही नहीं, डिकोड नहीं कर पाया। तो ये टू पीपल कम्युनिकेटिंग जब होता है, जब बोलते हैं सेम लैंग्वेज, बट jargon used to pass the information will break down the communication। अब क्या है कि अगर आप दो आदमी बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि अगले को उसका मतलब ही नहीं पता है, या वो लैंग्वेज ही उसको नहीं पता, बांग्ला बोल रहा है हिंदी बोलने वाले को, या कोई कन्नड़ का वर्ड घुसा दे बात में, तो जिसको नहीं समझ में आता है वहां पर लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है, क्योंकि जो डिकोडर है, जो रिसीवर है, वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाता है। तो एक एग्जांपल यह है कि if an expert uses industry terminology while communicating to an intern, he or she will not be understood because they are not learned the terminology। अब इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी किसी को बोला जाएगा, कोई साहित्य के या लैंग्वेज के टीचर को, तो he may not be able to understand। तो यहाँ पर जहाँ भाषा की जानकारी नहीं हो, वहां पर समझने में दिक्कतें आती हैं, तो ये कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। दूसरा है इमोशनल बैरियर। इसमें क्या है कि अगर रिसीवर का मैसेज जो है वो इमोशनल बैरियर नहीं होगा, ये इमोशनल बैरियर में होगा कि इमोशन से कोई मतलब चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, अगला उसको समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसकी तरह का इमोशनल नहीं है, तो वहां पर दिक्कत होती है। फिर ये है आपका नॉइज का बैरियर होता है कि आप किसी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, शादी में, जहाँ बैंड बाजा बज रहा है या बहुत शोर है, तो वहां जो आपके पास सेंडर जो भेज रहा है, एनकोडर जो मैसेज कर रहा है, वो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक बैरियर है जहाँ की नॉइज की वजह से आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बैरियर हुआ। अगला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है कि सिमेंटिक मतलब सेम वर्ड, एक ही वर्ड अलग अलग लोगों को अलग अलग मीनिंग बताता है। तो यहाँ पर जो है कि एक शब्दों के अनेक अर्थ जब होते हैं, तो जो सिनोनिम्स होता है या फिर तो वैसे शब्दों के प्रयोग करने से कभी कभी सही मैसेज नहीं पहुंचता है, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। तो ये इसमें क्या होता है कि वोकैबुलरी एंड जार्गन जो होता है, वर्ड्स एम्प्लॉयड बाय इंजीनियर्स, स्टैटिस्टिशियंस एंड स्किल्ड मैकेनिक्स कन्वे लिटिल मीनिंग टू अनस्किल्ड। अब स्किल्ड पर्सन है जो कि अपने नॉलेज वाले वर्ड्स को कन्वे करना अनस्किल्ड लोगों को, तो they are not able to decode that message and not able to understand।
So it is called semantic barrier. Systematic barrier, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है क्योंकि वहां पर कोई ऐसा चैनल नहीं है. जैसे जूनियर एम्प्लॉय में नॉट बी एबल टू एक्सेस द कंपनी CEO बिकॉज नो मेजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू अलाउ फॉर दैट. अब किसी कंपनी के जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं वो उस कंपनी के हेड से नहीं मिल सकते हैं. तो ये सिस्टमेटिक बैरियर है, क्योंकि सिस्टमेटिक बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में होता है. तो इससे क्या होता है कि जो जूनियर एम्प्लॉय है उनकी बात हायर अथॉरिटी तक पहुंच नहीं पाती. तो इसे हम सिस्टमैटिक बैरियर करते हैं. फिर है टैबूज. टैबूज क्या होता है कि कम्युनिकेशन में हिंडर, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सब लोग खुल के बात नहीं कर सकते हैं. ये हो सकता है रिलीजन हो या सेक्सुअलिटी हो या पॉलिटिक्स हो या डिसेबिलिटी हो, जिस पर लोग खुल के बात नहीं करते, अपना ओपिनियन नहीं दे पाते. तो वहां पर भी कम्युनिकेशन जो है वो बाधित हो जाता है. तो कम्युनिकेशन बैरियर का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है. जो सूचनाएं होती है उसको तोड़ मोड़ देता है, उसका अर्थ बिगड़ जाता है. तो मैसेज विल नॉट बी रिसीव्ड एग्जैक्टली. जो वो मैसेज एनकोडर ने जिस इंटेंशन से मैसेज भेजा था वो डिकोडर तक वैसा नहीं पहुंच पाता है. तो सेंडर मस्ट देयरफॉर फॉलो अप. तो इसलिए सेंडर को क्या करना चाहिए, मैसेज भेजने के बाद डिकोडर से फॉलो अप करना चाहिए और उससे फीडबैक मांगना चाहिए, ताकि वो मैसेज जान पाए कि जो मैसेज उसने भेजा वो सही से समझा गया कि नहीं. अब एक और टाइप है ये ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन. ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल अनौपचारिक चैनल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है. इसको ग्रे पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर दिशा में फैला होता है. मतलब कोई भी अगर र्यूमर या कोई भी अफवाह फैला किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हर एक के कान में पहुंच जाता है. वो चाहे जूनियर से जूनियर व्यक्ति हो चाहे सीनियर व्यक्ति हो, हर के कान तक ये पहुंच जाता है. इसलिए इसे ग्रे पॉइंट कहते हैं. जब भी कोई र्यूमर या गॉसिप होता है तो टू हियर समथिंग थ्रू ग्रे पॉइंट इज टू लर्न समथिंग इनफॉर्मली, जिसका कोई ऑथेंटिक ये नहीं होता है और अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियली ये सब तक पहुंच जाता है. तो इसे हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं. थ्रू द ग्रे पॉइंट इंफॉर्मेशन फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, लिंकिंग सभी व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सबको वो बात पता चल जाती है. तो ये क्या है, ये सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप के वजह से होता है. ऐसा नहीं ऑफिशियली ये रूल से, ऑफिस के रूल से या फॉर्मेलिटी से नहीं बनता. तो ग्रे पॉइंट दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इनफॉर्मल चैनल में जाता है. मतलब ये अपनी राय भी देता है, शंकाएं भी व्यक्त करता है, र्यूमर भी फैलाता है. और ये क्योंकि इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक, सिर्फ बात से बात फैलती जाती है, इसका कोई फॉर्मल चैनल नहीं होता है. कोई ऊपर से नीचे सीनियर टू जूनियर या जूनियर टू सीनियर नहीं जाता है. तो ग्रे पॉइंट इज चैनल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ये ना तो अपवर्ड है ना तो डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है. क्यों? क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे नतीजे से तो सब कलीग्स और कोवर्कर्स आपस में बात करते धीरे धीरे बात फैलते पूरे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाती है. तो ये कोई सेट पैटर्न में काम नहीं करता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली काम करता है. कभी कभी वर्टिकली और डायगोनली भी चला जाता है, मतलब जूनियर से सीधे सीनियर तक चला जाता है. तो ग्रे पॉइंट इज नेचुरल आउटग्रोथ पर्सन टू पर्सन इनफॉर्मल